हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड एससीपी यानी हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे शिक्षा, महत्वपूर्ण विकास और तक्षशिला। और इसके अंतर्गत हम देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल से लेके आधुनिक काल तक जो है शिक्षा के विकास पर हम प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सब तब होगा जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है और आप ही एक माध्यम है जो शेयर कर सकती हो। जितना हो सके ग्रुप पे लगाइए, जितना हो सके अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे का भी फायदा हो। अगर आप मेरे लिए अच्छे करते हो तो आपके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर समय समय पर वीडियो बनाता रहेगा और आपको लाभान्वित करता रहेगा। आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी पर प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। सेव करने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं, लेकिन एक बात हमेशा रहेगा कि समय समय पर आपको हर एक वीडियो प्राप्त अवश्य हो जाएगा। और यहाँ पर 6वीं कक्षा से लेके एमए तक के वीडियो सारे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। चलिए, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं कि हमारे जो है अध्ययन के अंतर्गत क्या यहाँ पर टॉपिक आया है। यदि हम यहाँ पर बात करें शिक्षा यानी शिक्षा का महत्वपूर्ण विकास और तक्षशिला, तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो पंजाब में 1000 ईसा तक शिक्षा के विकास पर किस प्रकार की थी, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा। पंजाब प्राचीन समय से ही शिक्षा एवं साहित्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, क्योंकि पंजाब में ही ऐसे बहुत से जो है शिक्षा केंद्र था जो और कहीं देखने को हमें नहीं मिला। यानी जो है पंजाब प्राचीन समय से ही शिक्षा और साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पंजाब की धरती पर बहुत सी साहित्य सामग्री का संकलन हुआ, जैसे देखा जाए तो वेद, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य पुराणों का और उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ आदि का जो है संकलन किया गया। यानी भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर देखा जाए तो वेद, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो या ब्राह्मण ग्रंथ हो या मनुस्मृति हो, सभी चीज़ों का संकलन जो है भारत में ही हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसका भी यहाँ पर आता है कि तक्षशिला एवं सकाला, आज का जो सिलाकोट के नाम से जाना जाता है, शिक्षा का महान केंद्र के रूप में जाना जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सबसे प्रसिद्ध है और यहाँ पर देखा जाए तो दूर दूर से छात्र जो हैं, छात्राएं यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तक्षशिला जो है इन्हीं कारणों से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि तक्षशिला में हर तरह की शिक्षा जो है दी जाती है। इसलिए पंजाब के जो प्राचीन क्षेत्र है उसमें तक्षशिला का अपना महत्वपूर्ण स्थान आता है। यदि हम यहाँ पर बात करें ऋग्वेद काल में शिक्षा का विकास, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा कि ऋग्वेदिक काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार देखने को मिला। तो वैदिक साहित्य जिसे हिंदू धर्म का जीवन एवं आत्मा माना जाता है, आपको पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य जो है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू जीवन के लिए एक आत्मा है। वैदिक साहित्य जो है एक आत्मा है हिंदू धर्म के लिए, और यह ज्ञान का एक भंडार है। कहते हैं सारी बातें जो है वैदिक साहित्य में लिखी गई है। देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में पंजाब में शिक्षा की बहुत सी अच्छी व्यवस्था थी। जो ऋग्वैदिक काल था, तो ऋग्वैदिक काल में पंजाब में शिक्षा का बहुत ही व्यवस्था किया गया था और शिक्षा का सुसंगठन का सुप्रबंधन भी की गई थी। शिक्षा का सुसंगठन का सुप्रबंधन भी किया गया था। ऋग्वैदिक काल में जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण वाले आर्य ने शिक्षा के महत्व को समझा। आपको तो पता ही कि आर्य जो थे वो आकर कहीं ना कहीं पंजाब के क्षेत्रों में ही आके बस गए थे और उन्होंने जो है अपने जीवन काल में जो है
आशावादी दृष्टिकोण को छोड़ा नहीं और शिक्षा के महत्व को उन्होंने महत्वपूर्ण समझा और इसे एक उच्च स्थान भी दिया। शिक्षा को उच्च तथा सफल जीवन के लिए आवश्यक माना गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज भी हो जो शिक्षा से जितना दूर रहता है उतना जो है इसका जीवन में कामयाबी नहीं मिलती है। अगर आप ये कहते हो कि हमारे जो है दिनचर्या जीवन में से बहुत से व्यक्ति हैं जो शिक्षित नहीं हैं, फिर भी वो ऊंचाई की उस चोटी में पहुँचे हैं जहाँ तक शिक्षित नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं शिक्षा और ज्ञान का प्रसार ही ये चीज़ इम्पोर्टेंट रखता है। बेशक ही वो ज्ञानी व्यक्ति जरूर रहा होगा, उसके पास डिग्री नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उसके पास उच्च कोटि का ज्ञान होगा, तभी जीवन में वो सफलता प्राप्त किया है। कहते हैं ये शिक्षकों द्वारा छात्रों को मौखिक रूप में दी जाती थी। ऋग वैदिक काल में हम देखें तो शिक्षा जो थी लिखित रूप में नहीं होके मौखिक रूप में दी जा रही थी। देखा जाए तो मौखिक का अर्थ यहाँ पर यही होता है कि शब्दों से, मुंह से जो है ज्ञान दिया जाता था। छात्र जिन्हें ब्रह्मचारी भी कहते हैं, ब्रह्मचारी होते थे। आपने देखा ही होगा कई जगहों पर कि जो छात्र होते थे वो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते थे और गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे और देवताओं की जो है स्तुति गाते थे और वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी किया करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि पहला देखा जाए तो ऋग्वैदिक कालों में जो छात्र होते थे वो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते थे और ब्रह्मचार्य पालन करते हुए देवी देवताओं की जो है स्मृति करते थे, उनको गान करते थे, उनके मंत्रों को उच्चारण करते थे और गुरु अपने शिष्यों को बोलकर ही वेदों के मंत्र याद करवाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु जो है अपने शिष्यों को बोलकर ही मंत्रों को जो है याद करवाते थे और उस मंत्रों का अपना एक विशेष स्थान हुआ करता था। देखा जाए तो वैदिक शिक्षा के समय साथ साथ अर्थशास्त्र, राजनीतिक, कृषि, वाणिज्य जैसे व्यवहारिक विषय को भी यहाँ शिक्षा दी जा रही थी। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ यहाँ पर वेदों और मंत्रों का उच्चारण ही नहीं की जाती थी, उसके साथ बहुत तरह की शिक्षा दी जा रही थी, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति, कृषि, वाणिज्य जैसे व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो गणित, खगोल, व्याकरण, नीति शास्त्र, सेवा, सैन्य जैसे विषय को भी पढ़ाते थे, जिससे व्यक्ति जो है सक्षम हो सके। स्त्रियों को भी उस समय उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्योंकि स्त्रियों को भी ऋग्वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और ऋग्वैदिक में जो अवस्था स्त्रियों को दी गई थी शायद ही हमें कहीं मिला हो जैसे आधुनिक काल में अभी देखने को मिल रहा है। कहते ऋग्वेद को बहुत सारे मंत्र कई विद्वांसों द्वारा रचे गए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा देने का प्रावधान था। ऋग्वेद में 15 ऐसी ही स्त्रियों का उल्लेख है जिन्हें ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की गई थी। उनमें से कुछ जो है आपके समक्ष नाम है, जिसमें विश्ववारा, घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, अग्निराशि, अश्र आदि। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है कुछ स्त्रियों को नाम बताएं जो शिक्षा ग्रहण की थी और विदुषी थी, तो ये नाम आपके समक्ष है, आप नोट भी कर सकती हो। शिक्षा समाप्ति पर जो है शिक्षा को अपनाने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा भी देना पड़ता था। जिसकी जितनी क्षमता होती थी उतना गुरु दक्षिणा देता था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अज्ञानता को, अंधकार को दूर करना था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा देने का ये महत्वपूर्ण बात थी कि जो शिष्यों में से जो है शिक्षा दे के उसके अज्ञानता, अंधकार को दूर करना था, विनम्रता, गुरु को सम्मान आदि गुणों का विकास करना था, जिससे व्यक्ति निर्पूर्ण होकर अपने जीवन में सफल हो सके, और ये महत्वपूर्ण बात थी। अगर आगे देखें तो उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का विकास, चलिए देखते हैं उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार था। अगर उत्तर वैदिक काल में हम शिक्षा का विकास की बात करें तो ये भी समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क एवं विस्तृत थी और इस युग में शिक्षा को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त था। यानी ऋग्वैदिक काल के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में भी जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी, जिसमें कोई भी धनराशि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
इस युग में शिक्षा को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त था। यानी देखा जाए तो सबको मन में जो था शिक्षा के प्रति सम्मान था। गुरुकुल इस युग में काफ़ी प्रचलित थे। और उपनयन संस्कार का मतलब यही होता है कि जो 5 साल के उम्र के हो जाते थे उनके जो है बाल मुड़वा के उनको गुरु को जो है दे दिया जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनको जनेऊ पहनाया जाता था। तो इसे उपनयन संस्कार कहते थे। और ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उपनयन संस्कार क्या थे। देखा जाए तो छात्रों गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था, जहाँ गुरु के परिवार के सदस्य की तरह रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। यानी गुरु के पास सभी शिक्षक विद्यार्थी जाते थे और गुरु के पास जो है बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा कला शुरू करने की कोई निश्चित आयु नहीं होती थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता था। और इसी तरह शिक्षा समाप्ति की भी कोई आयु सीमा नहीं थी। जो पहले शिक्षा ग्रहण कर लेता था उसकी शिक्षा संपूर्ण मानी जाती थी। यानी देखा जाए तो आज के भांति ही न तो सब शिक्षा ग्रहण करने का कोई उम्र होता था और न ही समाप्त करने का कोई समय काल मानी जाती थी। सामान्यतः शिक्षा का काल 12 वर्ष का हुआ करता था। यानी 12 वर्ष तक जो है शिक्षा देने का प्रावधान हुआ करता था। पर कभी कभी यह 32 वर्ष या इससे भी अधिक हो सकता था। तो ये जो है छात्र पे डिपेंड करता था कि वो शिक्षा जो है कितने समय काल में ग्रहण कर सकता था। गुरुकुल के अलावा चरक अर्थात व्यवहार शिक्षा भी हुआ करते थे, जो लोगों में ज्ञान प्रचार किया करते थे। लड़का अरुण जैसे ही व्यवहार शिक्षक थे। ये 2 नाम हैं जिन्होंने व्यवहार शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। शिक्षण का सभी कार्य जो है मौखिक रूप में यानी बोलकर ही किया जाता था। उस समय यही प्रावधान थी कि मौखिक रूप से जो है शिक्षा दी जाती थी, जिसे छात्र जो है कंठास्थ करते थे। कंठास्थ का मतलब होता है याद करना। यानी वो कंठास्थ याद रखते थे और अपने गुरु को सुनाया करते थे। वाणी की शुद्धता उच्च ज्ञान का परिचालक थी। यानी देखा जाए तो वाणी की शुद्धता, वाणी में यानी बोलने में शुद्धता होनी चाहिए, यही ज्ञान का परिचालक थी। और इसलिए शब्दों को बोलने व उनके उच्चारण की शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता था। उस समय जो है बच्चों को यही बात का जो है अनुसरण करवाते थे कि बोलने में जो है शुद्धता होनी चाहिए और उच्चारण जो है स्पष्ट एवं शुद्ध होना चाहिए। स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का उस समय अधिकार था। और गर्गी एवं मैत्रेय इस युग की महान विदुषी में से थे। आपको याद रखना चाहिए कि गार्गी जो थे और मैत्रेय इस युग में महान विदुषी के रूप में जाने जाते हैं। उपनिषदों में मैत्रेय तथा उनके पति याज्ञवल्क्य के बीच के संवाद का भी वर्णन किया गया है। यानी उपनिषद में इन दोनों का वर्णन भी हमें भली भांति प्राप्त हुई है। ज्ञान प्राप्ति पर केवल ब्राह्मणों का ही वर्चस्व नहीं था। ज्ञान के लिए हर कोई व्यक्ति जो है अपना ज्ञान प्राप्त यहाँ पर कर सकता था। किसी एक का वर्चस्व यहाँ नहीं चलता था। क्षत्रिय भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें से कई प्रसिद्ध विद्वान भी हुए, जैसे वेद के राजा जनक, कैकई के राजा अश्वपति, मगध का शासक अजातशत्रु, बहादुर आदि, जो अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यानी देखा जाए तो ज्ञान सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा प्राप्त नहीं होते थे। हर क्षेत्र में हर व्यक्तियों को जो है शिक्षा देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। देखा जाए तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना था। और ये महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण यानी किसी व्यक्ति का चरित्र पे जोर दिया जाता था और जीवन में जो है भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना था। वेदों के साथ साथ उपनिषद, पुराण, गणित, खगोलीय शास्त्र और सैन्य शिक्षा, दर्शन शास्त्र, कविता, व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे। कहते ये सारे विषय जो थे महत्वपूर्ण थे, जिससे किसी भी व्यक्ति का जो है चरित्र का निर्माण हो सकता है। जब गुरु अपने शिष्य को दर्शन तथा उपलब्धियों से संतुष्ट हो जाते थे तब वो जो है उसे अंतिम उपदेश देते थे। और अंतिम उपदेश जिसे संतोखोपदेश कहते हैं। यानी ये जो था गुरु के दिए जाने वाले एक संदेश था। जब छात्र शिक्षा ग्रहण कर लेता था तो गुरु उसको संतोखोपदेश देते थे, जिससे उसके जीवन को जो है आगे बढ़ाया जा सके। शिक्षा प्राप्ति पर शिष्यों की जो है समावर्तन यानी समावर्तन संस्कार, पहले
उपनयन संस्कार होता था जब स्टार्ट शिक्षा की जाती थी। जब शिक्षा समाप्ति होती थी उसको हम समापवर्धन संस्कार कहते थे। और अपने व दूसरे धर्मों का सम्मान आदि गुणों का पालन करने की सलाह भी दी जाती थी कि दूसरे के धर्मों को जो है हमें सम्मान करना चाहिए, दूसरे के धर्मों को हमें कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का जो है उनको अनुसरण करवाई जाती थी। देखा जाए तो ऐसे पवित्र अवसर पर गुरु अपने शिष्यों को सत्य, दानशीलता, उच्च जीवन, बड़े को आदर और अपने से दूसरे धर्म को सम्मान, इन सभी बातों का जो है अनुसरण करवाते थे और उनसे वचन लिया करते थे, उनसे पालन करने के आदेश देते थे। इसी प्रकार शिक्षा समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु को जो है गुरु दक्षिणा भी देते थे। ये भी प्रावधान था कि जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो शिष्य जो था गुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में अवश्य देते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए दोस्तों तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक हमारे समक्ष आएगा वैदिक काल के बाद शिक्षा का विकास या मौर्य काल में या शिक्षा केंद्र के उदय एवं विकास। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आगे का टॉपिक रहेगा। आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। इस बात से आपको अनजान नहीं बनना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और शेयर करने के लिए आपको इतना तकलीफ़ नहीं उठाने हैं, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने हैं। कोई भी जहाँ पर आप इसके जो है लिंक को कॉपी करके लगा सकते हो, जहाँ से दूसरे बच्चों को प्राप्त हो सकता है, वो कार्य करना है। जिस प्रकार मैं आपके लिए तरह तरह के कार्य करता रहता हूँ, तरह तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आपको भी तो इतना कार्य अवश्य है कि तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी प्रयत्नशील होना होगा। क्योंकि कहते हैं जब तक गुरु और शिष्य मिल के जो है कुछ अच्छे कार्य नहीं करेंगे, न तो देश की भलाई होगी न खुद की भलाई होगी। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आपको सब्सक्राइब कर लेने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं, लेकिन एक बात अवश्य रहेगा कि समय समय पर आपको अलग अलग वीडियो जो है मिलता ही रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर 6वीं कक्षा से ले के MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट पे। तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।